हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो एंट्रोपी का है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। देखिए, दो फॉर्म्स की एनर्जी होती हैं, एक होती है यूजफुल एनर्जी और एक होती है वेस्ट एनर्जी। तो बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में हम स्टडी करें, जो टोटल एनर्जी का वेस्ट एनर्जी का पोर्शन है दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंट्रोपी। अब कॉन्सेप्ट है कि वेस्ट एनर्जी होती क्या है। वो एनर्जी जो एक्चुअली वर्क को करने के लिए यूज नहीं हो पाती उसको हम वेस्ट एनर्जी कहते हैं, या टेक्निकल टर्म्स में हम उसको एंट्रोपी कहते हैं। तो देखिए, यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग लेवल पर हम एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिकली एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पे हम कोशिश करते हैं आपको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझाने की। देखिए, टोटल एनर्जी कंटेंट जो कि एक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं, और उसको हम बच्चों H से लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द total heat content. This is the total heat content. ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो यूजफुल एनर्जी होती है उसको हम फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट से डील करते हैं और उसको हम सिग्निफाई करते हैं G से। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फ्री एनर्जी, और जिसको हम कहते हैं बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। This is called as Gibbs free energy, and this is basically the useful form of energy which is actually used for doing work. Then comes that section of the total heat content that is actually not used in doing work, and that is basically called as S, that is entropy. तो अब देखिए, ये है एंट्रोपी, या जिसको हम सिंपल भाषा में वेस्ट एनर्जी के नाम पे से जानते हैं। अब देखिए, यहां पे जो H होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बच्चों G प्लस TS के बराबर। ठीक है, G प्लस TS। टेम्परेचर फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टेट ऑफ रैंडमनेस या वेस्ट एनर्जी या एंट्रोपी का लेवल भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो जो टोटल हीट कंटेंट हो गया वो यूजफुल वर्क प्लस द स्टेट ऑफ रैंडमनेस दैट इज द वेस्ट एनर्जी का एक्चुअली सम होता है। और आज के टॉपिक में हम एक्चुअली जो वेस्ट एनर्जी है उसको ही स्टडी करने जा रहे हैं। आगे जाके जब हम आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे इसी रिलेशन को दोबारा कराएंगे कि जो डेल्टा जी होता है, जो यूजफुल एनर्जी यहां से निकलेगी, देखिए डेल्टा जी वो हमेशा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S के बराबर होगी। एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ये स्टेट करता है कि जितना भी आप एनर्जी एक सिस्टम में काम करने के लिए सप्लाई करते हैं वो कभी भी पूरी तरीके से यूज नहीं होती, उसका कुछ फॉर्म जरूर स्टेट ऑफ रैंडमनेस में या वेस्ट एनर्जी के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो एंट्रोपी है उसको अलग अलग लेवल्स पर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक एक करके इसके फॉर्मूले को हम स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपको इनिशियल और एक फाइनल स्टेट दे रखी है। एंट्रोपी बेसिकली एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और देखिए ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द पाथ थ्रू विच द एंट्रोपी इज अटेन्ड। अब देखिए, जो फाइनल एंट्रोपी होगी उसमें से आप इनिशियल एंट्रोपी को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास बच्चों डेल्टा S जनरेट हो जाएगा। या एक तरीका और होता है कि समेशन S माइनस समेशन S। तो अगर आप एंट्रोपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स को जब आप माइनस कर देंगे देन ऑल्सो यू विल गेट द एंट्रोपी लेवल, राइट। तो ये हमने देखा कि दो चीजें हमने यहां कंसर्न कर ली।
फाइनल में से इनिशियल स्टेट को माइनस करेंगे तो भी हमारे को डेल्टा एस मिलेगा। या अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर हम सारी के सारे एंट्रोपी लेवल्स को जो कि प्रोडक्ट्स के हैं उसमें से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे तब भी हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू आएगी। अब आगे जाके जब हमारे डीपीपीज आएंगे तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे और जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनका एंट्रोपी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट के एंट्रोपी लेवल्स को सम अप करना है और उसमें से समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स को माइनस करके डेल्टा एस की वैल्यू निकाल देनी है। अब देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं डेल्टा एस की, हीट फॉर बेसिकली द रिवर्सिबल चेंज इन प्रोसेस और टेम्परेचर का रिलेशन अगर हम देखें तो जो डेल्टा एस होता है वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है और विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। अब देखिए यहां पे ये रिलेशन सबसे ज्यादा यूज होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी, और इसको आप किसी भी फेस चेंज के लिए भी निकाल सकते हैं, चाहे वो फ्यूजन हो, चाहे वो वेपोराइजेशन हो, चाहे वो सब्लिमेशन हो। जैसे अगर हम यहां पे बच्चों सिक्स्थ एक्सप्रेशन को स्टडी करें तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एस जो है सब्लिमेशन के लिए मैंने यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, वो किसके बराबर होगा, जो भी एंथैल्पी चेंज आपका सब्लिमेशन के लिए यूज हो रहा होगा जब आप उसको टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे देन दैट विल गिव यू द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सब्लिमेशन प्रोसेस। और सब्लिमेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो अगर आपको डेल्टा एस निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, अगर आपको वेपोराइजेशन के लिए निकालना है देन दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। जहां हमने सब्लिमेशन लिखा है बच्चों यहां हम वेपोराइजेशन लिखेंगे। अब देखिए जो हमारे पास पहले दो फॉर्म्स फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को यूज करके हमने डेल्टा एस निकाला, डेल्टा एस क्यू बाई टी के फॉर्म में या डेल्टा एच बाई टी के फॉर्म में, इसका रिलेशन हमने एक्सप्रेशन 6 में देखा कि डेल्टा एस डेल्टा एच बाई टी के बराबर होगा किसी भी फेस चेंज के लिए। अब देखिए हम यहां पर थर्ड एक्सप्रेशन में डेल्टा एस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल expansion of the gas, for isothermal and reversible expansion of gas। अब यहां पर देखिए बच्चों जो वर्क डन होता है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस क्या होता है, 2.303 nRT log V2 by V1 होता है। अब देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे W की वैल्यू को 2.303 nRT log V2 by V1 रखेंगे तो यहां से T से T कैंसिल हो जाएगा और एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो 2.303 nR log V2 by V1 आएगा। अब क्योंकि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, देखिए वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसलिए अगर प्रेशर टर्म्स में मैं एंट्रोपी चेंज निकालूंगा देन दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 nR log P1 by V2। दैट मीन्स कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस के लिए जहां पे आप देखेंगे कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज्यादा हो रही है क्योंकि जो सिस्टम है उस समय काम कर रहा है, तो यहां पे जो एक्चुअली वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है नेगेटिव होता है। वर्क डन की वैल्यू 2.303 nRT log V2 by V1 होती है। जब आप डेल्टा एस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, वर्क डन की वैल्यू को पुट अप करेंगे, आप देखेंगे कि T से T कैंसिल हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन 2.303 nR log V2 by V1 या log P1 by P2 will actually be the change in entropy for isothermal reversible expansion of the gas। कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये माइनस का बस प्लस हो जाएगा, एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो सेम रहेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बताए थे उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या वॉल्यूम चेंज जीरो हो। मतलब यहां पे या तो V बच्चों क्या हो जाए
कांस्टेंट हो जाए या जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस टर्म्स में हम हीट कैपेसिटी को एक्चुअली बताने वाले हैं यहां पे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ volume and that will be called as CV. तो heat capacity at constant volume is called as CV. तो डेल्टा S कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने यहां करा था, आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो हीट कैपेसिटी का टर्म है वो गैस कांस्टेंट के से रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2 by T1, तो फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर की वैल्यूज को आपको हमेशा केल्विन में रखना पड़ेगा। सीवी की वैल्यू आपको गिवन होगी, मोल्स आप इक्वेशनल फॉर्म से निकाल सकते हैं और आप यहां पे डेल्टा एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करेंगे तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? जहां पे बच्चों प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे और डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो जाए। डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1, एंड इफ द वैल्यू ऑफ P2 एंड P1 इज सेम देन द डिफरेंस इन प्रेशर विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए, जैसे हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में CV यूज किया था, ऐसे ही हम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में बच्चों CP यूज करते हैं। तो हमारे पास जो डेल्टा S आ जाएगा वो 2.303 NCP log T2 by T1 आ जाएगा। तो यहां पर अब तक हमने देखा कि कैसे हम डेल्टा S की वैल्यू को फाइनल में से इनिशियल स्टेट में से माइनस करके निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के टर्म में निकाल सकते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T के रेफरेंस में निकाला जा सकता है। डेल्टा S को आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस के टर्म्स में निकाला जा सकता है। डेल्टा S को हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट करना है इसकी बात करी, आइसोबारिक में कैसे कैलकुलेट करना है इसकी बात करी, और फेज चेंज की बात मैंने यहां पर आपसे देखिए पहले ही कर दी है। अब अगर हम थोड़ा सा ये इतना पोर्शन बच्चों तो ये वो है जो न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म्स में या थ्योरेटिकल लेवल पर अगर वो डेल्टा एस के कुछ रेफरेंसेस की और बात को करना चाहेगा तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो सकती है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो सकती है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपको इसको अलग अलग बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेट में, साइक्लिक प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में, इन तीनों ही केसेस में जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको यहां पर याद रखना है सो फार एज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। देखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर बराबर हो जाए तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे कि डेल्टा एस की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। और अगर आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो जो वो साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जो जहां से इनिशिएट हुआ वहीं पे एंड हो गया, तो नेट चेंज बच्चों उसमें 0 आता है। तो अगेन यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ जाएगी। रही बात एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिकली हीट चेंज 0 हो जाएगा, और अगर हीट चेंज 0 हो रहा है तो सिस्टम से वेस्ट फॉर्म की एनर्जी एक्चुअली सराउंडिंग तक पहुंचेगी ही नहीं, और इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस में भी जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो आज के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि कैसे हम एक्चुअली एक फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, और उस एक फैक्टर का नाम है एंट्रोपी। और फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर उन चैप्टर्स में जिसमें ज्यादातर हम न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं, थ्योरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बेसिक अल्फाबेट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस करेगा कि हमने किस एक्सप्रेशन को किस तरीके से यूज किया है। अब बच्चों, बार बार आपको न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं एक सिंपल टर्म बताता हूं, कभी भी आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी हो, मान लीजिए आपको डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करिए, n की जगह अपने आप 2 मोल्स रख लीजिए,
आर की वैल्यू को आप अगर 8.314 के टर्म्स में रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर आपका बच्चों जूल में आएगा। और अपने आप V2 वॉल्यूम को 10 कर दीजिए और V1 को 1 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस के लिए हमेशा बच्चों V2 जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। इसी क्वेश्चन को अगर आप लैंग्वेज दे देंगे तो आपके पास अपने आप क्या बन जाएगा, एक न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे कुछ वैल्यूज को प्लेस करके उसको अपने आप से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, आपका न्यूमेरिकल अपने आप बनता चला जाएगा। तो जब आप यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 8.314 रखेंगे और यहाँ 10/1 करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिफोर गोइंग इनटू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को समझने का। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिकली यहां पर जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको आपको पढ़ाऊंगा।